बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 44 और 45 करेंगे, जो हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट के आखिरी लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम फाइनल टर्म के लिए एक फ़ाइल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेक्चर नंबर 44 में इंटरनेशनल डायमेंशन की बात की गई है। अब ये लेक्चर थोड़े से डिफरेंट है पिछले वालों से। इसमें अब हम इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे कि HR मैनेजर की क्या प्रैक्टिस होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर। सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस। HR एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स होते हैं लाइन मैनेजर के साथ, जो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ करते हैं। एक्चुअली हमारा जो बेसिक काम है वो इसमें भी प्रोडक्टिविटी को ही मैक्सिमाइज़ करना है। इसके अलावा पॉजिटिव ओरिएंटेशन होनी चाहिए ग्लोबली, कि उस पॉजिटिवली आपने शो करवाना है जो भी आपने करना है। सारे काम जो है ना, HR एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो लाइन मैनेजर के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनर्स होते हैं। अब देखते हैं कुछ स्टेजेस। इसकी 5 स्टेजेस हैं। द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, इसकी 5 स्टेजेस हैं, तो हम इसको डायग्राम के ज़रिए से करते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है डोमेस्टिक ऑपरेशन। डोमेस्टिक ऑपरेशन में क्या है, जो फ्रेम है, जो भी मार्केट है वो डोमेस्टिक है, यानी कि डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय है वो अपनी ओन कंट्री में है या एक सिंगल कंट्री में है, तो वो डोमेस्टिक ऑपरेशन आ गया। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑपरेशन है। एक्सपोर्ट ऑपरेशन में क्या है कि जो फ्रेम है वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करती है दूसरी कंट्रीज़ में भी अपनी डोमेस्टिक बॉर्डर से निकल कर वो दूसरी कंट्रीज़ में भी अपनी चीज़ों को जो है वो सेल करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ऑपरेशन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है सब्सिडीज़ और जॉइंट वेंचर्स। इसमें क्या हो रहा है कि फिल्म जो है वो फिजिकली दूसरी कंट्रीज़ में मूव हो रही है दूसरे ऑपरेशन करने के लिए। उसके बाद इसका जो फोर्थ है उसमें है मल्टीनेशनल ऑपरेशन। मल्टीनेशनल ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि फिर जो आपकी फिल्म है वो फुल फ्लैज मल्टीनेशनल क्रॉप बन चुकी है, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में जा चुकी है। उसके बाद है ट्रांसलेशनल ऑपरेशन। ट्रांसलेशनल ऑपरेशन में ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें जो है वो ऑपरेशन और बिजनेस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट लोकेशन होती है, जैसे कि वॉलमार्ट है, अमेजोन है, एप्पल है, शेल है। ये सारी एग्जांपल जो है वो ट्रांसलेशनल ऑपरेशन की है, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो फिल्म है वो डिफरेंट कंट्रीज़ पर, वो एक कंट्री पर डिपेंड नहीं कर रही। उसके बाद हमारे पास नीचे है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग क्या है कि अपनी अब्रोड में चीज़ें बेचना दूसरे ममालिक को, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, एक्सपोर्टिंग आ जाता है। उसके बाद लाइसेंसिंग है। उसमें क्या होता है कि आप लाइसेंस दे देते हैं, उनको कॉपीराइट दे देते हैं उनकी अपनी चीज़ें बनाने का, तो वो अपनी चीज़ें आराम से बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंचाइजिंग है। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, तो पेरेंट कंपनी होती है दूसरी फिल्म को अलाउ करती है कि उसके बिज़नेस को कुछ मैनर्स कुछ वो स्टैंडर्डाइज उनको कर देते हैं कि इन मैनर्स के आप फ्रेंचाइज खोल सकते हैं, आप उनको और अपनी जो है वो एरिया में उसको बता सकते हैं, उसको फ्रेंचाइज खोल देते हैं, तो उनको भी लाइसेंस मिलता है। उसके बाद मल्टीनेशनल कॉपरेशन है। मल्टीनेशनल में क्या होता है कि फिल्म इज़ बेस्ड इन वन कंट्री। फिल्म जो है वो एक कंट्री में है, उसको पेरेंट या होम कंट्री है उसकी। उसके बाद वो अपनी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और सर्विस है फॉरेन कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर रही है। तो फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पर होस्ट कंट्रीज़ भी कहते हैं कि ये होस्ट है, उनको दे रहे हैं, और हमारी पेरेंट कंट्री, होम कंट्री, जहाँ से फिल्म अपना काम कर रही है। उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन है। ग्लोबल कोऑपरेशन ग्लोबली वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में आप अपना जो है वो फिल्म को अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो वो सारी आपकी ग्लोबल कोऑपरेशन में आ जाती है। ग्लोबल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट विदाउट जोग्राफिकल बाउंड्रीज़। क्या आप जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ नहीं देखते, अपने काम को आप इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आप ग्लोबली दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके उनको सेल कर सकें। उसके बाद ग्लोबल स्टाफिंग है। अब ग्लोबल स्टाफिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल स्टाफिंग में सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टाफिंग देखते हैं। सबसे पहले जो है वो इसमें एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट वो एम्प्लॉय होते हैं जो फिल्म में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके सिटीज़न नहीं होते। जैसे कि यहाँ से अगर कोई पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जाके काम करता है तो वो एक्सपर्ट होता है। क्या होता है कि उसमें दूसरी फिल्म में जाके वो काम करते हैं, और उनका कोई ना कोई हेड क्वार्टर वहाँ पर ज़रूर होता है जिसके थ्रू वो उस एरिया में जाते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी कंट्री के अंदर होते हैं, उस कंट्री से उनका कोई वो सिटीज़न नहीं होते उस कंट्री के। उसके बाद होस्ट कंट्री है। होस्ट कंट्री क्या है कि एम्प्लॉय एक फिल्म में काम कर रहा है जो उसका सिटीज़न भी है, उसी कंपनी में रहता है, उसी कंपनी में उसकी फिल्म भी लोकेटेड है और उसी में वो काम भी कर रहा है, तो वो उसका होस्ट कंट्री नेशनल आ जाता है। उसके बाद थर्ड कंट्री नेशनल है। उसमें क्या है, सिटीज़न एक कंट्री का काम दूसरी कंट्री में कर रहा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है वो तीसरी कंट्री में है, तो वो थर्ड कंट्री, इस तरह से थर्ड कंट्री नेशनल आ जाता है। उसके बाद ग्लोबल स्टाफिंग की जो अप्रोचेस हैं वो 4 हैं। सबसे पहले है इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग। इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग में क्या होता है कि आप जो है वो कंपनीज जो है वो दूसरे जो एक्सपर्टीज़ होते हैं दूसरे ममालिक से भी लोगों को फ़ॉरेन पोजीशन पर हायर करते हैं। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है कि आप जो होस्ट कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जगह जगह से लोगों को हायर करना शुरू कर देती हैं।
रीजनल में क्या होता है कि जहाँ पर जो कंपनी है वहीं के आसपास के जो रीजन होंगे, उनके ग्रुप्स होंगे, वहीं के लोगों को जो है वो अपनी कंपनी में हायर करेंगी। जियो सेंट्रिक में क्या है, जियो सेंट्रिक एक ऐसी स्टाफिंग अप्रोच है जिसमें वर्ल्ड वाइड से लोगों को लिया जाता है। उसमें कोई भी नहीं है कि ये इधर से जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, उस तमाम तर लोगों को ग्लोबली जो है वो सारे लोग वहाँ पर उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टाफिंग की अप्रोच है। तो ये स्टाफिंग की 4 अप्रोच है। तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे। उसके बाद हमारे पास ये दोबारा से वही चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। ग्लोबल कंपनसेशन ऑफ बेनिफिट्स, ग्लोबल कंपनसेशन ऑफ बेनिफिट भी ज़्यादा होंगे, डिफरेंट आपको बेनिफिट्स होंगे। आप दूसरी कंट्री में जाकर अगर काम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात आपकी पे भी ज़्यादा होगी, आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद जो हेल्थ है वो हेल्थ केयर भी ज़्यादा होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो किसी भी जॉब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एम्प्लॉय सेफ़ इन्वायरमेंट में काम करना पसंद करते हैं और अपनी गुड हेल्थ को वो इन्जॉय करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलते हैं। अगर उसके एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं। अब जो है हमारे पास कुछ बैरियर है इफेक्टिव ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। पहला पॉलिटिकल लीगल फैक्टर है, दूसरा कल्चरल फैक्टर है, तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर है और चौथा हमारे पास लेबर मैनेजमेंट रिलेशन फैक्टर है। उसके बाद जो हमारे पास एक्सपेक्ट्री है, यानी कि उनको क्या चैलेंजेस आते हैं जब दूसरी कंट्री से लोगों को हायर किया जाता है, तो उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला तो वर्क फोर्स इफेक्टिवली वो अपना काम इफेक्टिवली करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेल हो जाती है दूसरी कंट्री से एम्प्लॉयज़ को चूज़ करने में, तो उसके 6 फैक्टर हैं। पहला करियर ब्लॉकेज, कल्चर शॉक है, लैक ऑफ प्री डिपेचर है, या उसके बाद हमारे पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम है, गेटिंग राइड ऑफ ट्रबल सम एम्प्लॉयज़ और फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स नहीं दे पाते। उसके बाद हमारे पास डिफ़िकल्टी इन रिटर्न, अगर कोई बंदा दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहा है तो उसको वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है, उसके कुछ रीज़न यहाँ पे लिखे हुए हैं। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एक्वायर्ड स्किल, अपनी स्किल उसने वहाँ पर सीखी हुई है, उसकी अपनी कंट्री में आकर कोई डिमांड नहीं है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये उसके लिए फिर गलत हो जाता है। लॉस ऑफ स्टेटस, उसका स्टेटस भी लॉस हो चुका है। उसकी जो है रिटर्न पॉलिसी जो है, रिटर्न पोजीशन की पुअर प्लानिंग की गई है और कल्चर शॉक को रिवर्स किया गया है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये रिटर्न होने पर जो है वो फॉरेनर्स को होते हैं। उसके बाद हमारे पास इफेक्टिवली मैनेजमेंट। इसकी इफेक्टिवली मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, कंपनीज कैन मिनिमाइज द चांस ऑफ फेलियर बाय पुटिंग द प्लेस सेंसिबल। अगर जो कंपनीज होती हैं वो एक अच्छी सी HRM पॉलिसीज़ तैयार कर लें सो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, जिसमें वो सिलेक्शन भी करें, ट्रेनिंग करें, करियर डेवलपमेंट करें और कंपनसेशन भी करें। तो वो अगर HRM पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होंगी तो वो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, रूट से ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। सिलेक्शन में क्या होता है कि एम्फेसाइज कल्चर सेंसिटिविटीज या सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन के आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, ट्रेनिंग की सेम वही पॉइंट्स है जो हमने पीछे भी ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। करियर डेवलपमेंट भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और कंपनसेशन भी। सो ये वही सारी चीज़ें वापस रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है 8 कीज़ टू ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो 8 कीज़ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो ग्लोबल बिजनेस प्लान मस्ट बी कम्प्लीटली अंडरस्टूड, कि ग्लोबल बिजनेस प्लान जो है सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपने जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उनको एक गाइडलाइन में सेट होनी चाहिए। सो कंपनीज जो फॉरेन सर्विस होती हैं उन सारी पॉलिसीज़ को वो गाइडलाइन में सेट कर देती हैं। 3rd नंबर पे है डेवलप अ ग्लोबल बजट। ग्लोबल बजट को डेवलप किया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट और उसकी फैमिली की प्रोफाइल को अच्छी तरीके से देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो इफेक्टिव है अपने ज़्यादा आपके काम के लिए, जिसको ग्लोबली चूज़ किया जा सके। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन भी देखी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि एक्सपर्टीज़ और उसकी जो फैमिलीज़ हैं उन दोनों को जो है वो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो दूसरी लैंग्वेज सीख सकें, दूसरे कल्चर में जो है वो अपने आप को डाल सकें। तो उनको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। उसके बाद डेवलप एंड इम्प्लीमेंट है। उसके जो एडवांटेज है एम्प्लॉय के ग्लोबल एक्सपीरियंस के, जैसे करियर प्लानिंग है, होम कंट्री डेवलपमेंट है, तो ये सारे उसको कंपनसेशन भी और ये सारी चीज़ें उसकी दी जाती हैं। और फिर उसके बाद उसके जो रिटर्न होने हैं उसकी और उसको फैमिली को जब वापस आना है तो उसके लिए भी डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ताकि उसको रिटर्न होने के बाद अपने मुल्क में आके आराम से काम मिल सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो की टर्म्स हैं, की टर्म्स में वही चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। इथनोसेंट्रिक स्टाफिंग अप्रोच, पॉलीसेंट्रिंग, रीजन सेंटरिंग स्टाफिंग अप्रोच और जियो सेंटरिंग स्टाफिंग अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों अप्रोच, जिनसे MCQs आपके काफ़ी सारे आ सकते हैं, तो आपने ये अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 45, ये भी ओवरव्यू ही है हमारे बाकी लेक्चर्स का, तो इसको देख लेते हैं। कंपटीटिव एडवांटेज की इसमें बात की है। कंपटीटिव एडवांटेज क्या होता है, कंपनी की एक एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मार्केट में कैसे मेंटेन करती है, कैसे अपना प्रॉफिट जो है वो मार्केट में मेंटेन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए अपना प्रॉफिट मेंटेन करना मार्केट के अंदर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ लीडरशिप, डिफ्रेंसिएशन,
उसके बाद है फोकस स्ट्रेटजीज, ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होता है, किसी ऐसे प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है बिजनेस, एक फ्रेम की बिजनेस को, कि वो आज में जो है वो क्या है और फ्यूचर में उसका क्या होगा। ये सारी जो प्लानिंग होती है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आ जाती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 5 हैं। सबसे पहला इसके जो 5 फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है एवेल्यूटिंग द सिचुएशन को वो आराम से एवेल्यूट करते हैं। उसके बाद अपने बिजनेस को डिफाइन करते हैं, अपने मिशन को डेवलप करते हैं और अपने मिशन को गोल्स में ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद अपने कोर्स ऑफ एक्शन को क्राफ्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिटेल में बताए गए हैं। तो इनके डिटेल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जैसे इनके नाम याद रखें कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रोल। इसमें क्या है, एनेबलर एंड कंसल्टेंट रोल है, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग रोल है, जिसमें सारे आप चीज़ें मॉनिटर करेंगे एचआर एक्टिविटीज़ और उसके बाद आप उनको मेंटेन भी करेंगे। इन्वेटर रोल है और चेंज एंड नॉलेज फैसिलिटेटर रोल है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। हाई परफॉर्मेंस के बारे में हमने काफ़ी सारी बात कर ली है पिछले लेक्चर्स में भी। ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एचआर प्रैक्टिस होती है। एचआर प्रैक्टिस को एक स्पेशली तैयार किया जाता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जो है वो एम्प्लॉय के नॉलेज को मैक्सिमाइज़ किया जाए, उसकी स्किल्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी, जिससे हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम अचीव किया जा सके। सो जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम होता है वो बहुत सारे एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आता है। सबसे पहला एडवांटेज तो एम्प्लॉय को होता है और दूसरा जो एडवांटेज है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है इस चीज़ का। जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्टिंग एचआर स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज द फ्रेम परफॉर्मेंस। अगर आपने अपनी फ्रेम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं, आपकी जो एचआर स्ट्रेटजीज हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, उनको और अच्छे से करना है, ताकि कोई भी स्ट्रेटजी है वो अच्छी और बुरी नहीं होती, लेकिन आप उसको और अच्छा बना सकते हैं ताकि आपकी फ्रेम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। उसके बाद है फिट विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के 2 पॉइंट्स हैं, कॉर्पोरेट और बिजनेस। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप टू मिक्स द बिजनेस कॉपरेशन डिसाइडेड टू होल्ड एंड फ्लो ऑफ रिसोर्स अमंग दोज बिजनेस। और बिजनेस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि स्टैब्लिश बाय फ्रेम ऑटोनोमस यूनिट ऑफ कॉपरेशन। फिट विद एनवायरनमेंट में इसकी 4 डायमेंशन हैं, तो ये 4 डायमेंशन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकती हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 4 डायमेंशन कौन सी हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, पोलैरिटी, उस मैग्नीट्यूड और कम्प्लेक्सिटी। फिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनपुट इन आउटपुट। इनपुट जो है आपका उसको आउटपुट पे कैसे कन्वर्ट करना है, मार्केट का पोस्टर क्या है आपका, ओवरऑल मैनेजर फिलोसफीज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है आपका, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है। सो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद एचआर प्रोफेशनल होती है, उनको आजकल के टुडेज़ डायनामिक इन्वायरमेंटल प्लेस, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है एचआर प्रोफेशनल से, जैसे कि वो आपकी प्रॉब्लम को जो है अंडरस्टैंड करे, जो काम उसको दिया गया है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे, अपने प्रोफेशनल और स्टडी और रिसर्च के जरिए उसमें कम्पिटिटिवनेस लाए। उसके बाद अपनी हाई स्टैंडर्ड को वो मेंटेन करे, अपनी हॉनेस्टी को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करे, पर्सनल इंटरेस्ट, वेलफेयर और डिग्निटी को भी वो तमाम एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके लिए भी वो काम करे, उनके लिए वो रिकमेंडेशन दे और एक्शन ले। ऑर्गेनाइजेशन को भी हाई रिगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट में भी वो जो है वो करे। ये सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं एचआर प्रोफेशनल से कि एचआर आपके लिए ये सारे काम करेगा। सो जो एचआर के लिए चैलेंजेस हैं, सबसे पहले है मैनेजिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में वो सारे लोग आ जाते हैं जो आपकी वर्क कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जेंडर चेंज है, एज ग्रुप उनका चेंज है, एजुकेशन उनकी चेंज है, तो इन सबको आपने बैलेंस रखना होता है। सो मैनेजर जो होते हैं वो स्ट्राइविंग होते हैं रेशनल, एथिकल और सेक्सुअल वर्क प्लेस बैलेंस एज अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट। सो वो अपनी जो है ना प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, इक्विटी लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मार्केट परफॉर्मेंस को भी अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ये सारे एक एचआर मैनेजर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद मैनेजिंग चेंज, अगर कोई चेंज आती है तो उसमें भी जो है वो एचआरएम पॉलिसीज़ को मैनेज करना होता है। ग्लोबलाइजेशन को भी मैनेज करना है, इनकी ग्लोबली क्या उसका रेट है, अब्रोड में है या डोमेस्टिकली, और अब्रोड दोनों तरह से मैनेजर को देखना पड़ता है हर चीज़। सो ये सारे मैनेजिंग टीम को मैनेज करना भी जो है वो एचआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी टीम अच्छे से काम करे, टीम को बिल्ड करना, उनको इम्प्रूव करना, जो है उनको उनकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, ये सारे काम जो है वो एचआरएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं, सारे उनके लिए चैलेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कोड ऑफ इथिक्स और एचआर प्रोफेशनल। जो इथिक्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे भी एचआरएम की ड्यूटी होती है कि वो कैसे इथिक्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद है हाउ कैन यू गेन स्पोर्ट बेस्ट एचआर प्रैक्टिस। मैनेजर कैन गेन स्पोर्ट फॉर बेस्ट एचआर प्रैक्टिस बाय लिंकिंग द यूज ऑफ एचआर प्रैक्टिस टू द सोल्यूशन ऑफ रियल बिजनेस प्रॉब्लम एंड अचीविंग द टेंजिबल बिजनेस गोल। सो फ्यूचर एचआर के क्या ट्रेंड होंगे, वर्क प्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ग्लोबल बिजनेस है,
वर्क एंड सोसाइटी है, वर्क प्लेस डेवलपमेंट है, डिफिनेशन ऑफ जॉब है, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर, ये सारी वही चीज़ें हैं जो पीछे हम अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो ये लेक्चर नंबर 44 और 45 भी आपका एक तरह से ओवरव्यू ही है। जस्ट 45 और 44 में एक इंटरनेशनल लेवल की बात की है कि कैसे आप अपना बिजनेस इंटरनेशनली भी आप उनको ग्रो कर सकते हैं। सो बस एक यही चीज़ इसमें डिस्कस की गई है, बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो पीछे हमने लेक्चर्स में पढ़ ली हैं। सो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर, ये हमारे हैंडआउट्स कंप्लीट हो गए। ये हमारा लास्ट लेसन था आज। तो हमारे जो एमजीटी के लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए। सो इसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं मोस्टली कॉन्सेप्चुअल होते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ के लिए आपकी एक वीडियो बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम एक फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियोज़ भी बना लें, जिसमें हम डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लें कि किस तरह के आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आएंगे। सो यहाँ पर हमारे लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। सो थैंक यू।